हेलो एवरीवन। आज हम 11वीं क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर 15 करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 15 है पृथ्वी पर जीवन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारितंत्र को सही तरीके से परिभाषित करता है। ऑप्शन ए है पृथ्वी का वह भाग जिसमें संजीव रहते हैं। ऑप्शन बी है किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष समूह के जीवधारियों का अजैविक तत्वों के साथ ऐसा अंतर संबंध जिसमें ऊर्जा प्रभाव है पोषण श्रृंखलाएं स्पष्ट रूप से समायोजित हों। ऑप्शन सी है वह क्षेत्र जहां दो विभिन्न प्रकार के पादप समुदाय मिलते हों। और ऑप्शन डी है किसी भौगोलिक क्षेत्र के प्राणी जात व वनस्पति जात। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष समूह के जीवधारियों का अजैविक तत्वों के साथ ऐसा अंतर संबंध जिसमें ऊर्जा प्रभाव व पोषण श्रृंखलाएं स्पष्ट रूप से समायोजित हों। व्याख्या देख लेते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष समूह के जीवधारियों का अजैविक तत्वों जैसे भूमि, जल अथवा वायु से ऐसा अंतर संबंध जिसमें ऊर्जा प्रभाव या पोषण श्रृंखलाएं स्पष्ट रूप से समायोजित हों उसे पारितंत्र कहा जाता है, यानी कि इकोलॉजिकल सिस्टम। पारिस्थितिकी के संदर्भ में आवास पर्यावरण के भौतिक व रासायनिक कारकों का योग है। विभिन्न प्रकार के पर्यावरण व विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार के पारितंत्र पाए जाते हैं, जहां अलग अलग प्रकार के पौधे व जीव जंतु विकास क्रम द्वारा उस पर्यावरण के अभ्यस्त हो जाते हैं। इसी को पारिस्थितिक अनुकूलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, विशेष परिस्थितियों में पादप व जंतुओं के अंतर संबंधों के कुल योग को बायोम कहते हैं। सेकंड है, पृथ्वी पर विभिन्न बायोम की सीमा का निर्धारण जलवायु व अपेक्षा संबंधी तत्व करते हैं। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, एक और दो दोनों। उपयुक्त दोनों कथन सत्य हैं। पारितंत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, स्थलीय पारितंत्र व जलीय पारितंत्र। स्थलीय पारितंत्र को पुनः बायोम में विभक्त किया जाता है। बायोम पौधों व प्राणियों का एक समुदाय है जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है, अतः विशेष परिस्थितियों में पादप व जंतुओं के अंतर संबंधों के कुल योग को बायोम कहते हैं। पृथ्वी पर विभिन्न बायोम की सीमा का निर्धारण जलवायु व अपेक्षा संबंधी तत्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अपघटक हैं। फर्स्ट है कवक, सेकंड है विषाणु, थर्ड है जीवाणु। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो और तीन, ऑप्शन सी है एक और तीन, और ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, एक और तीन। अपघटक यानी कि डिकम्पोजर के अंतर्गत मुख्यतः बैक्टीरिया, जीवाणु व कवक आते हैं। ये पोषण के लिए मृत कार्बनिक पदार्थ या अपरद पर निर्भर करते हैं। उपभोक्ताओं की तरह अपघटक अपना भोजन निगलते नहीं हैं, बल्कि वे अपने शरीर से मृत या मृत प्राय पौधों तथा पशुओं के अवशेषों पर विभिन्न प्रकार के एंजाइम उत्सर्जित करते हैं। इस मृत अवशेषों के बाह्य श्वसनीय पाचन से सामान्य अकार्बनिक पदार्थों का उत्सर्जन होता है, जिनका अपघटकों के द्वारा उपभोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। सेकंड है, जल कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषण का अवयव कहते हैं। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, एक और दो दोनों। उपयुक्त दोनों कथन सत्य हैं। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया का रासायनिक सूत्र ये है, आप लोग देख सकते हैं, C6CO2 प्लस 12H2O, क्लोरोफिल सनलाइट CHO प्लस C6H2O प्लस 60। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन एवं ऊर्जा से भरपूर कार्बोहाइड्रेट यानी कि सुक्रोज को स्टार्च आदि का निर्माण, ये स्टार्च है और ये सुक्रोज है, ये गलत मिसप्रिंट हो गया है। सुक्रोज को स्टार्च आदि का निर्माण होता है तथा ऑक्सीजन बाहर निकलती है। जल कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषण का अवयव कहते हैं। इसमें से जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश संश्लेषण का कच्चा माल कहा जाता है।
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में से एक है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दुनिया के सभी जीव इस पर आश्रित हैं। प्रकाश संश्लेषण करने वाले सजीवों को स्वपोषी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव भू रासायनिक चक्र को परिभाषित करते हैं? ऑप्शन ए है जैव मंडल में जीवधारी व पर्यावरण के बीच रासायनिक तत्वों का चक्रीय प्रवाह। ऑप्शन बी है जैव मंडल में प्राणियों के बीच ऊर्जा का प्रवाह। ऑप्शन सी है पौधों एवं प्राणियों का कार्बनिक यौगिक में विघटन। ऑप्शन डी है जैव मंडल के विभिन्न जीवधारियों का खाद्य के लिए एक दूसरे पर निर्भर होना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। व्याख्या देख लेते हैं। वायुमंडल व जलमंडल की संरचना में रासायनिक घटकों का संतुलन लगभग एक जैसा अर्थात बदलाव रहित रहता है। रासायनिक तत्वों का यह संतुलन पादप व जंतु ऊतकों के होने वाले चक्रीय प्रवाह के द्वारा बना रहता है। यह चक्रीय जीवों द्वारा रासायनिक तत्वों के अवशोषण से प्रारंभ होता है और उनके वायु, जल व मिट्टी में विघटन से पुनः आरंभ होता है। यह चक्र मुख्यतः सौर ताप से संचालित होते हैं। जैव मंडल यानी कि वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल में जीवधारी व पर्यावरण के बीच रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रवाह जैव भू रासायनिक चक्र कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए द्विक स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? ऑप्शन ए संक्रमिका यानी कि इकोटोन। ऑप्शन बी है पारिस्थितिकी कर्मकता यानी कि नीश। ऑप्शन सी है आवास और ऑप्शन डी है आवास क्षेत्र। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है पारिस्थितिकी कर्मकता यानी कि नीश। पारितंत्र के खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। सेकंड है, खाद्य श्रृंखला एक जीव प्रजाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है। थर्ड है, खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं का जो दूसरों के द्वारा खाई जाती है निर्देशन करती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल एक और दो, ऑप्शन सी है एक, दो और तीन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है केवल एक। पारितंत्र में एक जीव दूसरे जीव से एक खास श्रृंखला द्वारा परस्पर जुड़े हुए होते हैं। उदाहरण के लिए पौधे पर जीवित रहने वाला एक कोट एक मेंढक का भोजन है। मेंढक सांप का भोजन है और सांप एक बाज द्वारा खा लिया जाता है। यह खाद्य क्रम और इस क्रम से एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा प्रवाही खाद्य श्रृंखला कहलाती है। खाद्य श्रृंखला की प्रक्रिया में एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा के रूपांतरण को ऊर्जा प्रवाह कहते हैं। खाद्य श्रृंखलाएं पृथक अनुक्रम न होकर एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। जैसे एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है घास, घास को कीट खाता है, कीट को मेंढक खाता है, मेंढक को सांप और सांप को बाज खा लेता है। सेकंड कथन असत्य है क्योंकि खाद्य श्रृंखला किसी एक प्रजाति की समष्टि में नहीं पाई जाती अपितु इसका क्षेत्र व्यापक होता है तथा इसके अंतर्गत विविध जीव समष्टियां शामिल हैं। थर्ड भी गलत है क्योंकि प्रत्येक जीव की संख्या यानी कि समष्टि जो दूसरों द्वारा खाई जाती है का निर्देशन पोषण स्तर कहलाता है, न कि खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला एक क्रम का निर्देशन करती है, न कि जीवों की संख्या का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है वास्तव में किनके सहजीवी साहचर्य हैं? ऑप्शन ए है शैवाल और जीवाणु, ऑप्शन बी है शैवाल और कवक, ऑप्शन सी है जीवाणु और कवक, ऑप्शन डी है कवक और मांस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शैवाल और कवक। लाइकेन में शैवाल यानी कि एल्गी और कवक फंगी का संबंध एक सहजीवी की भांति होता है। इस प्रकार के संबंध को हैलोटिज्म भी कहते हैं। लाइकेन वायु प्रदूषण का भी संकेत देते हैं क्योंकि जहां सल्फर प्रदूषण होता है वहां इनका विकास नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा मुक्त होती है वह उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए जल से, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑप्शन सी क्लोरोफिल से और ऑप्शन डी पराऑक्सीसोम से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है जल से। सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान जल के अणुओं यानी कि HO के विघटन से ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन चक्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, अधिकांश जीव वायुमंडल में पाई जाने वाली नाइट्रोजन को प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करते हैं। सेकंड है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का लगभग 90% भाग जैविक है। और थर्ड है, वायुमंडल में बिजली चमकने व कॉस्मिक रेडिएशन द्वारा नाइट्रोजन का यौगीकरण होता है।
उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। पहला कथन असत्य है क्योंकि वायु में स्वतंत्र रूप से पाई जाने वाली नाइट्रोजन को अधिकांश जीव प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करने में असमर्थ है। केवल कुछ विशिष्ट प्रकार के जीव जैसे कुछ मृदा जीवाणु व ब्लू ग्रीन एल्गी को इस प्रत्यक्ष गैसीय रूप में ग्रहण करने में सक्षम है। सामान्यतः नाइट्रोजन यौगिकीकरण द्वारा ही प्रयोग में लाई जाती है। नाइट्रोजन का लगभग 90% भाग जैविक है, अर्थात जीव ही ग्रहण कर सकते हैं। स्वतंत्र नाइट्रोजन का प्रमुख स्रोत मिट्टी के सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रिया व संबंधित पौधों की जड़ों व रंध्र वाली मृदा है, जहां से यह वायुमंडल में पहुंचती है। वायुमंडल में भी बिजली चमकने का व अंतरिक्ष विकिरण द्वारा नाइट्रोजन का यौगिकीकरण होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुक्रमण की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? ऑप्शन ए, किसी भी पारितंत्र में मांसाहारी जंतुओं द्वारा शाकाहारी जंतुओं का शिकार कर उनकी संख्या को नियंत्रित करना। ऑप्शन बी है, किसी भी पारितंत्र में जीवधारियों द्वारा खनिज तत्वों को अकार्बनिक रूप से ग्रहण करना। ऑप्शन सी है, किसी भी पारितंत्र की प्रारंभिक प्रजाति का द्वितीय प्रजातियों द्वारा प्रतिस्थापन से उसकी संरचना में परिवर्तन। और ऑप्शन डी, 2 विभिन्न प्रकार के पारितंत्रों का संक्रमण। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। वह प्राकृतिक विधि जिसके अंतर्गत एक ही निहित तथा निश्चित स्थान पर एक विशेष समूह या समुदाय दूसरे अन्य समूह या समुदाय द्वारा विस्थापित हो जाए अनुक्रमण कहलाता है, यानी कि सक्सेशन। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में कोई व्यवधान डालने से, जैसे स्थानांतरित कृषि द्वारा, ये स्थानांतरित है, मिसप्रिंट हो, स्थानांतरित कृषि द्वारा वनों को साफ करने से प्रजातियों के वितरण में बदलाव आता है। यह परिवर्तन प्रतिस्पर्धा के कारण है, जहां द्वितीयक वन प्रजातियों जैसे घास, बांस और चीड़ आदि के वृक्ष प्रारंभिक प्रजातियों के स्थान पर उगते हैं और प्रारंभिक वनों की संरचना को बदल देते हैं। इसे ही अनुक्रमण कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कारण पारिस्थितिक असंतुलन के लिए उत्तरदायी हैं? फर्स्ट है प्राकृतिक आपदा, सेकंड है नवीन प्रजाति के आगमन, थर्ड है मानव जनित कारण। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। पारिस्थितिक असंतुलन हेतु नई प्रजातियों का आगमन, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित कारण प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं। मनुष्य के हस्तक्षेप से पादप समुदाय का संतुलन प्रभावित होता है, जो अंततः पूरे पारितंत्र के संतुलन को प्रभावित करता है। इस असंतुलन से कई अन्य द्वितीय अनुक्रमण आते हैं। प्राकृतिक संसाधनों पर जनसंख्या दबाव से भी पारिस्थितिकी बहुत प्रभावित हुई है। इसने पर्यावरण के वास्तविक रूप को लगभग नष्ट कर दिया है और सामान्य पर्यावरण पर भी बुरा प्रभाव डाला है। तो यहाँ पे चैप्टर हमारा समाप्त होता है। थैंक यू एवरीवन।